प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको परिमेय संख्या तक बता दिए थे, जो कि किसी कारणवश जो है सो अधूरा रह गया था। बोले थे फुल थ्योरी आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन कुछ कारणवश जो है सो आधा थ्योरी रह गया था। तो उसी को आज हम पार्ट 2 करके पार्ट 2 में आज आप लोगों को पूरा थ्योरी मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ से अपरिमेय संख्या से समझने की कोशिश करेंगे और फुल थ्योरी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाए और सारा चीज़ आप लोगों को नोट्स भी मिल जाए। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। जो भी बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल इस वीडियो से दूर रहे। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, ताकि आप लोगों को पूरा जो है सो थ्योरी मिल जाए। उसके बाद हम आप लोगों को एक्सरसाइज पे लेकर के चलेंगे, जो कि एक्सरसाइज का सवाल हम करेंगे आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोग पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद फुल थ्योरी हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्लास में आप लोगों को कराया जाएगा एक्सरसाइज का सवाल, सभी सवाल आप लोगों को यहाँ पे कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आज हम कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही नया होगा और वो कुछ अच्छी तरीक़ा से जानेंगे। चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में हम क्या जानते हैं। देखिए, वह संख्याएँ जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जहाँ P और Q क्या होगा, पूर्णांक होगा तथा Q के बराबर 0 नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी आप लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और इसमें एक चीज़ और हम जोड़ना चाहेंगे, वैसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले या फिर जैसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तथा P और Q जहाँ पे पूर्णांक होगा और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो कौन सी संख्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, √2 हो गया, √15 हो गया, √3 हो गया। 5 के पावर 1/3 कहने का मतलब क्या हुआ, 5 का क्या हुआ, घनमूल हम कर रहे हैं, 5 का घनमूल। इसका मतलब ये हुआ, अगर 5 का अगर रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 का पावर क्या है, 1/2 है। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। और पाई क्या है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 क्या है, 22/7 की अगर हम बात कर ले तो 22 को हम क्या लिख सकते हैं, P/7 को हम क्या लिख सकते हैं, Q। तो P/Q के रूप में इसको लिख लिए, ये इसीलिए 22/7 हमारा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। और आप कहेंगे सर पाई के मान तो 22/7 होता है, लेकिन पाई का एक्चुअल मान जो है सो 22/7 नहीं होता है। ये 22/7 जो है ये लगभग मान है किसका, तो पाई का। इसका जो है सो करेक्ट मान नहीं है, मतलब लगभग मान इसका इतने के बराबर माना गया है, लगभग माना गया है, ये बिल्कुल है नहीं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। 22/7 आपका परिमेय हो जाएगा और पाई आपका क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो देखिए, वास्तविक संख्या हम किसको कहेंगे, तो सभी अपरिमेय और परिमेय को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। जैसे जितने भी संख्या परिमेय के अंतर्गत आएंगे और जितने भी संख्या अपरिमेय संख्या को अंतर्गत आएंगे, तो सभी को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक वास्तविक संख्या बन जाएगा, रियल नंबर हम जिसको कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, √7 +2 -2 इत्यादि। यानी जितने भी संख्या हो जाएगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। चलिए अब देखते हैं काल्पनिक संख्या हमारा क्या है। तो काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो रूट के अंदर में अगर कोई भी संख्या का माइनस लगा रहे तो वो क्या हो जाएगा, उसी को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ से आप लोगों का क्या हो जाता है, चैप्टर शुरू हो जाता है वास्तविक संख्या का, जो कि आप लोगों का चैप्टर 1 है क्लास 10th के अंतर्गत। क्लास 10th का आप लोगों का क्या है, 10वां का ये है फर्स्ट चैप्टर, जो कि है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला जो आप लोगों को पढ़ना है वो टॉपिक क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको कहते हैं। तो चलिए जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है। अगर यहाँ पे
तो देखिए इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे उसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद अपनी भाषा में भी जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है। तो देखिए दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे क्या होगा कंडीशन 0 से बड़ा या बराबर r होगा, लेकिन क्या होगा b से छोटा होगा। r का मान क्या होगा, r का मान जो है वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और r का मान जो होगा वह किससे छोटा होगा, तो b से छोटा होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया रहेगा तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r हम प्राप्त कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर r होगा लेकिन यह b से छोटा होगा। तो यानी अगर a और b दिया रहेगा तो ऐसी दो q और r हम पूर्ण संख्या प्राप्त कर सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। इस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं, और इस चीज़ को हम लोग क्या किया है, तो बच्चे में भी पढ़ के इस चीज़ को आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अजोड़ शेषफल, ये सब तो हम लोग बच्चे में पढ़ के आए हुए हैं। ए बराबर भाज्य को हम क्या मान लिए, ए मान लिए, और भाजक को हम बी मान लिए, भागफल को क्यू मानते हैं और शेषफल को आर मानते हैं। तो यही फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, परिमेय का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो है सो बच्चों को काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मतलब समझाने की कोशिश करते हैं कि विभाजन परिमेय क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। तो अब देखिए एल्गोरिथम किसको कहेंगे, तो देखिए सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए विधि प्रदान करता है। तो एल्गोरिथम कहने का मतलब क्या हुआ, एल्गोरिथम जो है वो क्या है, एक सुपरिभाषित चरण एक प्रदान करता है, श्रृंखला प्रदान करता है, विधि प्रदान करता है, जो क्या करता है, एक विशेष समस्या को हल करने के लिए क्या करता है, विधि प्रदान करता है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है एल्गोरिथम, जो क्या करता है, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आप लोग जान लिए कि एल्गोरिथम किसको कहेंगे, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए क्या प्रदान करता है, तो एक विधि प्रदान करता है। अब चलिए जानते हैं कि परिमेय क्या होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि परिमेय क्या होता है। देखिए परिमेय का परिभाषा यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। परिमेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। तो देखिए परिमेय बेसिकली क्या होता है, यह एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है। क्या होता है, यह एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है। क्या होता है परिमेय, यह एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। यानी परिमेय जो होता है एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है, एक परिमेय होता है जो क्या करता है, दूसरे सवाल यानी फिर दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए क्या करता है, तो हमको सिद्ध करने के लिए मदद करता है, उसमें उपयोग होता है। क्या होता है, तो उसी को हम परिमेय कहते हैं। यानी किसी भी सवाल, यह परिमेय क्या है, एक सिद्ध क्या हुआ कथन है जो किसी सवाल को हल करने के लिए ये या फिर अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। और एल्गोरिथम क्या हुआ, तो एल्गोरिथम कहने का मतलब क्या, एल्गोरिथम यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होता है। यानी श्रृंखला कहने का मतलब क्या, एक विधि प्रदान करता है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी सवाल को बनाने की जो प्रोसेस होता है उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो आप समझ गए एल्गोरिथम और परिमेय कहने का मतलब क्या हुआ, यह एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है जो किसी दूसरे सवाल को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो है सो कैसे हम किसी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का हम क्या करते हैं, या एल्गोरिथम से क्या करते हैं, किसी दो धनात्मक पूर्णांक का हम क्या करते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यह एक एचसीएफ निकालने की क्या है, एक तकनीक है जो क्या करता है, तो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने में मदद करता है। तो देखिए
यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा इसका नियम क्या होता है, कैसे हम जो है सो यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ यानी मोसो ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग या फिर परिमेय का प्रयोग, तो दो धनात्मक पूर्णांकों का किसके लिए, एचसीएफ यानी मोसो निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कैसे इसको प्रयोग में लाएंगे और कैसे कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए क्या मान लेंगे, सबसे पहले हमको क्या मानना है ए तथा बी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पे क्या होगा, ए जो होगा वो बड़ा होगा बी से, क्या होगा, ए बड़ा होगा बी से। यानी अगर दो धनात्मक पूर्णांक जैसे 5,6 दिया रहेगा तो हम ए किसको मानेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको हम ए मान लेंगे, 6 मान लेंगे, और जो छोटा रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, बी मानेंगे। तो यहाँ पे बी हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, 6 क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, 5 से, इसीलिए हम क्या मान लेंगे, इसीलिए मान लेंगे ए बराबर 6 तथा किसको को मान लेंगे, तथा बी बराबर क्या मान लेंगे, तो बी बराबर हमारा 5 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग जान लिए, क्यों इसको हम मानेंगे, जहाँ पे ए बड़ा होगा बी से, दो धनात्मक पूर्णांक तो मान ही लेंगे, लेकिन जो उसको दर्शा देंगे कि जो बड़ा रहेगा उसको ए मान लेंगे और जो छोटा रहेगा उसको हम बी मान लेंगे। चलिए अब देखते हैं चरण क्या, चरण वो यही चरण जो होता है, चरण यानी विधि जो होता है किस प्रोसेस से बनाया जाता है उसी को एल्गोरिथ्म कहते हैं। तो देखिए अगर पहला चरण में हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, तो पहला क्या करेंगे, तो ए और बी के लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे, करने पर हम दो पूर्ण संख्या की ओर आर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हम बताए हैं अभी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर आर होगा, लेकिन क्या होगा बी से छोटा होगा। तो इस चीज़ को हम तो पहला प्रोसेस तो कर लेंगे। देखिए दूसरा प्रोसेस में हमको क्या करना है, दूसरा प्रोसेस में क्या करना है, यदि r बराबर 0 होगा तो a तथा b का एचसीएफ b होगा, क्या होगा, b होगा। अभी क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या पढ़े थे, भागफल प्लस शेषफल पढ़े थे, यही इसी चीज़ को हम पढ़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, तो अगर a भाज्य को मानते हैं, b भाजक को मानते हैं और q भागफल को मानते हैं, प्लस r जो है सो शेषफल है, तो हमारा b जो होगा अगर r बराबर 0 यानी शेष जो होगा हमारा r बराबर 0 हो जाएगा, यानी शेष अगर 0 हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा b यानी भाजक जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा। चलिए जहाँ पे r हमारा 0 हो जाएगा वहाँ पे क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस बी इंटू क्यू प्लस आर होता है फॉर्मूला, तो उस स्थिति में हमारा बी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग जान लिए कि जब आर हमारा 0 हो जाएगा तब बी को हम क्या मान लेंगे, भाजक को हम क्या मानेंगे, तो एचसीएफ मान लेंगे, वही हमारा एचसीएफ फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए हमारा दूसरा चरण क्या है, आर बराबर 0 तब बी एचसीएफ होगा, यदि आर डज नॉट इक्वल टू 0 तो बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। अगर ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तो तब अगर ये आर जो है सो अभी हमारा 0 नहीं हुआ है, तब उस स्थिति में क्या होगा, तो b को हम क्या करेंगे, a मान लेंगे, क्या करेंगे, b को हम क्या करेंगे, a मान लेंगे। चलिए इस तरह से समझते हैं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर होगा, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्या है r डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो b है हमारा वो हमारा a बन जाता है, और q इंटू यहाँ पे a, हम इसको b को हम क्या करते हैं, a बना लेते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो इसी को हम क्या करते हैं, इधर लाते हैं, यानी b के जगह पर अगर 5 है तो 5 इधर आ जाएगा, और अगर q के जगह पे कितना है, q की जगह पे अगर मान लेते हैं 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और r कितना शेष बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, 3 को अब क्या करेंगे, a मानेंगे, क्या करेंगे, 3 को हम a मान लेंगे और r को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। इस तरह से प्रयोग किया जाता है, सवाल बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा चरण में हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक शेष क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। जब r का मान 0 हो जाएगा यानी शेषफल 0 हो जाएगा तो अंत में अभीष्ट क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, b यानी भाजक हो जाएगा आंसर, भाजक ही हमारा क्या हो जाएगा, अंत में एचसीएफ निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अंकगणित की आधारभूत परिमेय हमारा
अब थ्योरी है, तो यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। देखिए देखते हैं क्या होता है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। देखिए अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या होता है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के उनके गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड जो होगा अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होगा, अद्वितीय होगा। यानी कहने का मतलब जो है जितने भी भाज्य संख्या है उसको हम क्या कर सकते हैं, तो उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इसको क्या कहता है, ये जो गुणनखंड होगा वो गुणनखंड क्या होगा, दूसरा आने वाला क्रम के बिना अद्वितीय होगा। यानी उसके वो जो गुणनखंड निकलेगा उसके बिना कोई दूसरा और उसका गुणनखंड नहीं होगा। इसका मतलब कहने का यही हुआ कि दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता है। अर्थात इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। यानी जितने भी भाज्य संख्या है उसको हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं, यानी गुणनफल के रूप में उसको लिख सकते हैं सभी भाज्य संख्या को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से गुणनखंडित किया जा सकता है। यानी किसी भी भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, अद्वितीय, यानी उसके बिना दूसरा नहीं होगा यदि अभाज्य संख्या के क्रम पर विचार न किया जाए। यानी 2 पहले है या फिर 3 पहले है, 3 बाद में है, 2 पहले को लिख देंगे, इसी को कहते हैं क्रम पर विचार किए बिना। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम थोड़ा समझते हैं। जैसे 16 क्या है, हमारा भाज्य संख्या है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 2, यानी 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। तो ये 16 को हम क्या किए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। और ये 2 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या, और 16 क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये लास्ट वाला 2 को हम पहले लिख सकते हैं और ये बाद वाला 2 को भी, पहले वाला 2 को बाद में लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं क्रम के बिना क्रम पर विचार न किया जाए। यानी पहले वाले पद को हम बाद में लिख सकते हैं और बाद वाले पद को पहले लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं क्रम को न ध्यान में रखना। और अब देखिए ये 12 जैसे है, 12 क्या है, भाज्य संख्या है, उसको हम क्या किए, अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर दिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अंकगणित की आधारभूत परिमेय कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब हम क्या सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको हम सीखेंगे। अब चलिए एचसीएफ और एलसीएम को हम कैसे निकालेंगे उसको हम सीखते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी संख्या को पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, पहले व्यक्त कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जैसे 2 संख्या रहेगा या फिर 3 संख्या रहेगा, तो जितने में कॉमन रहेगा और कॉमन और जितना भी बचा हुआ संख्या रहेगा उसको अगर गुना करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। और जितने भी संख्या है उसमें जितना उसके अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या के कॉमन आएगा वही संख्या हमको क्या प्राप्त होगा, एचसीएफ प्राप्त होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए 12 है और 15 है, 12 और 15 को हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 12 और 15 का 12 का कितना हुआ, 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 3 हुआ, और 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 3 गुना 15 हुआ। तो अब इसमें आपको क्या देखना है, तो 12 और 15 के अभाज्य गुणनखंड में कौन सा देखिए कॉमन है। जैसे 3 यहाँ पे कॉमन है तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। और अब हमको क्या करना है, जैसे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमको जैसे 3 कॉमन हुआ तो 3 तो हम गुना करबे किए। उसके बाद हमको क्या बचा, जितना संख्या बचा रह जाएगा 2 गुना 2, यहाँ जैसे ऊपर में है 2 गुना 2 और यहाँ पे 5 बच गया, तो इसको भी हमको शामिल कर लेना है। तब जो गुणनखंड आएगा और गुणनफल उसका प्राप्त होगा वही हमको क्या कहलाएगा, तो एलसीएम कहलाएगा। उसको गुना करके जो भी प्राप्त होगा वही हमारा एलसीएम होगा। इस चीज़ को आप लोग जानेंगे। देखिए जैसे हम 3 अंक की संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 3 अंक की सभी संख्या को क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे। और तीनों में देखेंगे जो कॉमन है पहले वो तो हमारा कॉमन होगा ही। उसके बाद क्या होगा, जो 2 में कॉमन होगा वो भी लिखाएगा,
और जितना बचा रहेगा उसको भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या किए, 3 गो में जो कॉमन था उसको तो गुना किए, और 2 गो में जो कॉमन था उसको एगो लिखेंगे, जो कॉमन होगा उसी को एगो ही लिखेंगे, और जो बचा रह जाएगा उसको भी हम क्या किए हैं, गुना किए हैं। जितना आ जाएगा गुना करके वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नोट के रूप में आप लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम में 3 संख्या अगर दिया रहेगा और तीनों में कॉमन होना क्या है, जरूरी नहीं है। अगर किसी 2 में भी कॉमन होगा तो भी उसको क्या करना है, 1 लेकर के चलना है। जैसे यहाँ पे चार क्या था, 2 गो में तो कॉमन था लेकिन तीसरा में कॉमन नहीं था, तो 4 को भी क्या करना है, ले करके चलना है। 4 दोनों में से क्या निकालना है, 1 4 ही निकालना है। और यहाँ पे क्या था, 6 क्या था, तीनों में था, तो 3 गो में से एगो तो निकालबे किए, और 2 गो में भी कॉमन रहेगा। ये सिर्फ किस में लागू होगा, ये सिर्फ एलसीएम में लागू होगा। और क्या होगा, एचसीएफ में क्या होगा, ये तीनों में कॉमन होगा, वही ठो हमारा क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही सिर्फ होगा, आंसर होगा। अगर ये 4 तीनों में होता तब हमारा एचसीएफ क्या हो जाता, 6 गुना 4 हो जाता है। और यहाँ पे अगर एचसीएफ की बात करें तो क्या है, 6 देखिए यहाँ पे तीनों में कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 होगा। क्योंकि हमारा जो कॉमन होता है सभी में कॉमन जो होगा, वेनिस्ट जो होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, और एलसीएम किसी 2 में भी होगा तो उसको भी गुना करके जो बचा रहेगा उसको भी गुना करना है, तब जो आंसर निकलेगा गुना करके वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एचसीएफ और एलसीएम को लेकर के क्या है, सूत्र है। 2 संख्या अगर दिया रहेगा और एचसीएफ और एलसीएम अगर से संबंधित कुछ सूत्र है उसको जानते हैं। जैसे 2 संख्या का गुणनफल, जैसे ए और बी 2 संख्या दिया हुआ है, तो ए और बी का जो गुणनफल होगा वो इस दोनों संख्या का क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम के क्या होगा, गुणनफल के बराबर में होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 संख्या का गुणनफल ए इंटू बी बराबर क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। यहाँ से अगर एचसीएफ निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 संख्या का गुणनफल यानी ए इंटू बी का गुणनफल बट्टे में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही हमारा एक और निकल गया फार्मूला। और तीसरा फार्मूला क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम बराबर तो ए इंटू बी हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा तीसरा फार्मूला निकल गया। चलिए अब देखते हैं एक और जानकारी जानते हैं, जो कि है हमारा क्या, एक जानकारी और क्या है, एक और परिमेय हमको पढ़ना है। वो क्या होगा, जैसे √2 को हमको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, वहाँ पे जरूरत आएगा। √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, वहाँ पे जरूरत आएगा। उसी से रिलेटेड एक परिमेय है, उसको पढ़ते हैं। जैसे अगर दिया रहेगा P एक क्या है, अभाज्य संख्या है। माना कि P एक अभाज्य संख्या है। अगर P अभाज्य संख्या आपको दिया रहेगा तथा P क्या करता होगा, P को a² अगर विभाजित करता होगा, P क्या करता होगा, P a² को अगर विभाजित करता है तो P क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। नहीं समझे, यानी कहने का मतलब अगर 4 जो है वो 8 के स्क्वायर को अगर विभाजित करता है, क्या करता है, 4 अगर 8 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 4 क्या करेगा, 8 को भी विभाजित करेगा। परिमेय यही था, अगर कोई धनात्मक संख्या जो है किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वही धनात्मक संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। जैसे 4 जो है 8 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 4 जो है सो 8 को भी विभाजित करेगा। यही परिमेय था, और इसका उपयोग जो है सो एक्सरसाइज बनाने में आप लोगों को होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर। चलिए इसको जानते हैं थोड़ा सा, इसको कैसे करेंगे, और आप लोगों को चैप्टर में डिटेल में आप लोगों को बोर्ड पे बताया जाएगा। अभी थोड़ा हम यहाँ पे दिक्कत में है, इसलिए मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे है, इसका पहला कंडीशन क्या है, यदि P और P/Q एक परिमेय संख्या है और जहाँ पे Q यानी हर का जो है अगर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n या फिर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का अगर होगा, जहाँ पे m और n क्या है, पूर्ण संख्या है, और P तथा Q सहभाज्य हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी अगर P/Q कोई परिमेय संख्या है तो उसका हर यानी Q, कहने का मतलब हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कैसा होना चाहिए, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, या फिर 2 के पावर m के रूप का होना चाहिए, या फिर 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर इसमें कोई और जुड़ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और
इस टाइप का अगर हर का अभाज्य गुणनखंड है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। चलिए अब देखते हैं, जैसे 1/8 है तो 1/8 का क्या हुआ, 1 इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसा हुआ, 2 के पावर 3 हुआ। यानी कहने का मतलब क्या, 2 के पावर m के रूप का हुआ कि नहीं हुआ। और 5 के पावर 0 कहने का मतलब क्या, 1 होता है। यानी 1 से गुना हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो वही है यहाँ पे 2 के पावर m के रूप का अगर निकला है तो 5 के पावर 0 तो हम लिख सकते हैं, 5 के पावर 0 तो ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। जैसे एक और एग्जांपल है, 3/250 है तो 3 बटे में 250 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 3, यानी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का इसका हर का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। देखिए यदि p और q क्या है, p/q एक परिमेय संख्या है और q का जो है अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n या फिर 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के रूप में नहीं है, क्या है, नहीं है। यानी q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q डज नॉट इक्वल टू इसके बराबर, यानी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n या फिर 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के रूप का नहीं है। जहाँ पे m और n क्या था, पूर्णांक था, और p और q का सहभाज्य हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। अगर इस टाइप का रहेगा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n इसके रूप का नहीं रहेगा, या फिर इसी में कुछ और जुड़ जाएगा, जैसे 3 के पावर 2 आ गया, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, इसका भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, आवर्ती। जैसे 1/12 है तो 1/12 का दशमलव प्रसार कैसा हुआ, 2 के पावर 2 गुना 3 हुआ, यानी 3 के पावर 1। यानी इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 के पावर m गुना कुछ और आ गया, 3 के पावर n के रूप का आ गया, यानी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं हुआ। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। चलिए अब देखते हैं, एक और पॉइंट है, क्या है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। कैसा होता है, अनावर्ती होता है, यानी वो रुकता ही नहीं है, कुछ दोहराता है तो उसका मतलब, कहने का मतलब कोई निश्चित संख्या नहीं दोहराता है, बार बार कुछ से कुछ कोई से कोई संख्या आ जाता है, यानी दोहराता नहीं है। तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। क्या आएगा आगे दोहराएगा, उसका कहने का मतलब नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ये क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। हालांकि ये आप लोगों को पढ़ना नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए क्या है, तो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए अब हम सीखेंगे कि कैसे दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। तो जैसे 0.7 है तो क्या करेंगे, जैसे दशमलव को उड़ाएंगे तो क्या होगा, दशमलव के बाद इतना संख्या है, दशमलव के बदले तो 1 लिखेंगे, और जितना संख्या दशमलव के बाद है उतना हम क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे। यानी 0.7 का दशमलव प्रसार भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। यानी इसका मतलब आंसर ये हुआ। अब देखिए जैसे 0.763 को करना है तो दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बदले 1 होगा, और जितना संख्या दशमलव के बाद रहेगा उतना 0 बैठाना। जैसे 3 संख्या है तो 3 संख्या होगा। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 763/1000 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इसका नोट्स क्या है। देखिए इस नोट को भी आप लोग लिखेंगे। यदि इस टाइप के सवाल में भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं, और दशमलव के हटाने के बदले क्या लिखते हैं, हर में 1 लिखा जाता है। दशमलव के बदले हर में 1 लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, तो दशमलव के बाद जितना अंक होता है उसके बदले में क्या करते हैं, हर में उतना 0 लगाते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, जो कि आप लोगों को अभी हम बताएं। अब देखिए इस टाइप का प्रश्न जैसे हो गया 0.7 पे रेकरिंग, यानी इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो 0.7 को अगर हम उड़ाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी संख्या रहेगा उसको लिख लेना है, और जितना संख्या पे बार रहेगा, जैसे यहाँ पे 7 पे बार है तो 1 9 लगाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और टाइप का सवाल, जैसे 0.5
5, 9, 7 पे क्या है, रेकरिंग है, और 5 पे नहीं है। तो इस टाइप के प्रश्न में क्या करते हैं, तो सभी संख्या को उतार लेते हैं। जैसे हो गया 0, 0, 5, 9 हो गया और 7 हो गया, सबको उठा लिए। और क्या करना है, तो जितना संख्या पे बार नहीं लगा हुआ, जैसे 5 पे बार नहीं लगा हुआ तो 5 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, और जितना संख्या पे बार लगा हुआ था उतना हर में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 2 गो संख्या पे बार लगा हुआ था यानी रेकरिंग लगा हुआ, तो 2 गो नीचे में 9 लिखे, और जितना संख्या दशमलव के बाद होगा उतना 0 बैठा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, घटा करके आंसर हो जाएगा। अब देखिए वही सेम एग्जाम्पल है, इस चीज़ को आप लोग कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है उसको क्या करते हैं, एज इट इज उतार लेते हैं, जैसे था वैसे उतार लेंगे। और क्या करेंगे, और दशमलव के बाद जितना अंक पर बार लगा रहेगा उसको क्या करेंगे, उतना हर में क्या लिखेंगे, उसके बदले उतना हर में 9 लिखते हैं। और फिर क्या करते हैं, दशमलव के बाद बार से पहले जितना अंक रहता है उतना बदले में क्या लिखते हैं, उतना शून्य लिखते हैं, यानी 0 लिखते हैं। और बार से पहले जितना संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे, घटा लेते हैं। क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए इस सब टाइप के प्रश्न को हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव में यानी सवाल में तो पढ़ेंगे ही। आज के लिए क्या करते हैं, तो इतना ही रखते हैं। और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप लोगों को एक्सरसाइज का सवाल मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।